बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और गर्मियां इंजॉय कर रहे होंगे। आई एम सॉरी, ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि वाकई शदीद गर्मी पड़ रही है और उस पर बुरा हाल कर दिया है मुसलसल लोड शेडिंग ने। और हमारे यहाँ तो कल 5 घंटे लाइट मुसलसल ख़राब रही। अच्छा, मुझे लगा कि ये 5 घंटे अगर मुसलसल लाइट ख़राब रही है तो उसके बाद वो जो 1 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग होती है शायद किसी को तरस आ जाए और वो ना करें, लेकिन वो भी हुई। यहाँ पर हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। खैर, ये सिलसिला तो इसी तरह से चलता रहना है क्योंकि बारहा हम अपने रिपोर्टर्स से भी डिटेल्स देते हैं, मौजूदा हालात भी आपको बताते हैं कि लाइट नहीं आने वाली है, महंगाई नहीं कम होने वाली है। आपने ही ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इन मुश्किलात में रहना सीखना है, जीना सीखना है। हम आगे बढ़ते हैं जी। आज के प्रोग्राम की कुछ डिटेल्स आपको बता दूं। हमारे मेहमान भी होंगे आगे चल के हमारे साथ 11:05 पे, आप सब लोगों को पता है जी, ज्वाइन करते हैं। जो हम बाज़गश सुन रहे हैं कि शहर में आटे की किल्लत हो जाएगी, लेकिन अखबार में भी मैंने खबर ये पढ़ी कि स्ट्रिक्टली अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि रोटी इतने की मिलेगी, नान इतने का मिलेगा। जब आटे की किल्लत हो जाएगी, आटा महंगा होने की बाज़गश होगी, तो ये लोग जो कि नान रोटियां फरोख्त कर रहे हैं कैसे इस कीमत पर अमल दरामद करें, ये मंतक आज समझने की कोशिश हम करेंगे और आपको भी समझाएंगे। इसके साथ साथ जी हमने आज के प्रोग्राम में कुछ हज से रिलेटेड भी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ ज़रूरी सामान जो कि आप लोग सबसे पहले तो मेरे ख्याल से उन खुश नसीबों को मुबारकबाद देनी चाहिए जो कि ये सादत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। खैर से जाएँ, खैर से आएँ। साथ ही साथ हमने कुछ खबरें शामिल करनी हैं और इसके साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ आपको पता है हम हमेशा की तरह करते हैं। आयशा कह रही हैं बाजें प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ। तो जी आज के दिन का पैगाम क्या है, एक दिन एक नेकी, अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं। आज की नेकी, आज का पैगाम आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, 4 ऐसे आमाल हैं जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करते रहे, जो तमाम अम्बिया की सुन्नत रही। सबसे पहला अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया। हया एक ऐसा शोबा है जो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शेवा था। दूसरी चीज़ वत्तातुरु, खुशबू लगाना, ये भी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शेवा रहा, ये सुन्नत रही। तीसरी चीज़ वस्सिवाकु, मिसवाक करना, ये भी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही। चौथी चीज़ वन निकाह, निकाह करना भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रही। लिहाजा इन 4 सुन्नतों पर एहतिमाम करना चाहिए, हया का शोबा अपनाना चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए, मिसवाक करनी चाहिए और निकाह करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सुन्नतों पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी आज की अच्छी बात, आज का पैगाम आपके साथ शेयर किया। आज का मौसम टुडेज वेदर में। फरीहा की तरफ चलेंगे, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। ऑलरेडी फरीहा इस वक्त बाहर खड़ी हैं हमें मौसम की डिटेल्स बताने के लिए। वो मौसम की इस वक्त शदीद सख्ती बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि शहर में इस वक्त शदीद गर्मी है। मैं जब सुबह ऑफिस आ रही थी तो अच्छा खासा मौसम गर्म था। अर्ली मॉर्निंग अगर मौसम इस तरह का हो तो आगे दिन भर कैसा रहेगा ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फरीहा की तरफ चलते हैं। फरीहा, कहिए कैसा है मौसम, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज कितना बताया गया है वो भी अभी का भी बताइएगा, और टेम्परेचर जितना है उसके अलावा आप क्योंकि बाहर खड़ी हैं फील क्या हो रहा है ये भी बताइए।
जी बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो सुबह सवेरे ही जो है शहर में तपती सूरज ने जो है वो अपने तेवर दिखा दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इस तरह हो रहा है कि आसमान से जो है बाकायदा तौर पर आग बरस रही है और दर्जा जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आज जो दिन है गर्म, खुश्क और शदीद जो है वो मरतूब रहेगा, जिसके बाद जो है दर्जा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान भी बताए जा रहे हैं। 12 बजे के बाद जो है गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और दर्जा जो है अभी जो 40 है वो उससे बढ़कर 43 डिग्री तक जाएगा। शहर भर में 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सूरज जो है वो सवा नेज़े पे, ये हवाएं भी जो है वो गर्म महसूस की जा रही हैं। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 33% रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन ने जो है वो शहरियों को हाई अलर्ट कर दिया है कि ये जो रवां हफ्ता है वो शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो मुसलसल बढ़ती जाएगी और बारिश के कोई इम्कान नहीं बताए जा रहे और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, आपने कहा कि रवां हफ्ता काफ़ी चैलेंजिंग है, टेम्परेचर जो आपने बताया उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बल्कि आप कह रही हैं फील किया जा रहा है, क्योंकि आप रोड पे मौजूद हैं तो मैं समझ सकती हूँ क्या हालात होंगे। मैं जिस तरह से पीछे रोड पे देख रही हूँ ट्रैफिक ना होने के बराबर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग भी गर्मी की शिद्दत महसूस कर रहे हैं और घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे। आसपास की सूरत हाल बताइएगा, क्या है, लोग क्या कह रहे हैं इस गर्मी पर? ओके जी सर, ना अब जो ऐसे ही सूरत हाल है कि गर्मी इतनी ज़्यादा मेरे चेहरे पे पड़ती थी, धूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरज की क्या सिचुएशन है। और अगर हम बाहर की सिचुएशन से आपको आगाह करें तो लोग भी जो है इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। लोग ज़्यादातर माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि लोग गैर ज़रूरतों पर घरों से ना निकले, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है। तो मोटरसाइकिल चलाना वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो शहरियों की भी काफ़ी ज़्यादा कम तादाद जो है हमें रोड पर दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर शहरी यही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक तो गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा, साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी जो है वो शॉर्टेज हुई हुई है, जिसके बायस जो है बहुत ज़्यादा कम जो है वो शहरी बाहर नजर आ रहे हैं। और शहरियों में गर्मी के बायस जो है हीट स्ट्रोक भी हो रहा है, शहरी बेहोश भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस माहिरीन की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरतों पर घरों से ना निकले और अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो सायेदार जगहों पर पनाह लें, ताकि इस तपती गर्मी से जो है वो बचा भी जा सके। चरिंद परिंद भी मेरे ख्याल से इस गर्मी की शिद्दत को इस कदर महसूस कर रहे हैं कि आपको कहीं आसमान पर चरिंद परिंद भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच फरीहा, आप अब ज़्यादा टाइम नहीं हम लेंगे, किसी सायादार जगह पे जाए, नहीं पिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। आप लोग भी नाज़रीन जैसे ही बाहर कहीं से आए सर ढांप के ज़रूर बाहर निकलें, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत रखी है, बिलाशुबा पानी का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है, तो इस मौसम में सबसे बड़ी नेमत ये है पानी, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने आप को डिहाइड्रेट रख सकते हैं। 3 बजे तक बताया जा रहा है टेम्परेचर 44 रहेगा, तो प्लीज़ सब लोग केयर करें और गर्मी की शिद्दत से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। अभी की हमारी खबरें क्या हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। टॉप स्टोरीज, पहली खबर है मुल्क में तवानाई की बचत के इकदामात, बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तफाक। रोटी और नान की कीमत का सरकारी सतह पर रेट मुतय्यन, सादा रोटी 10 रुपये और नान 15 रुपये में मिलेगा। सर्विसेज अस्पताल का बुरा हाल, एयर कंडीशन बंद, अल्ट्रासाउंड एक्सरे रुक गए। और पंजाब पुलिस का जदीद लोकेटर्स खरीदने का फैसला, अब इनसे क्या होगा ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ गर्मी, उसकी सूरत हाल और उसके असरात वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आमिर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, अल्लाह करम है। अच्छा, मुझे बड़े एक चीज़ ना वो पता नहीं अब आमिर भाई आपने ये डिस्कस करनी है नहीं, लेकिन आई एम सॉरी क्योंकि हम शो से पहले ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो एहतजाजन आमिर भाई ने इस गर्मी की शिद्दत में जो इकदाम उठाया, आई डोंट नो क्यों आप अपनी जान पे ये जुल्म कर रहे हैं, गाड़ी का एसी बंद कर दिया और मुझे ये बात मानने में नहीं आ रही थी। अच्छा, नहीं मैं कभी चलाता भी नहीं एसी के बगैर। इवन मैं सर्दियों में भी दिन के बाद औकात ऐसे होते हैं जिसमें मैं एसी ऑन करता हूँ। हाँ। लेकिन जब से 60 रुपए लीटर हुआ है पेट्रोल बढ़ा है। आप जो अकेले एहतजाज कर रहे हैं गाड़ी में जाते हुए, कौन देख रहा है मुझे बता दें। एहतजाज नहीं कर रहा हूँ, मैं बचत कर रहा हूँ। मैं वो 60 रुपये का इम्पैक्ट जो है अपने घर की इकोनॉमी पे नहीं आने दूंगा, और उसके लिए चाहे मुझे गर्मी झेलनी पड़ती है, जिस तरह
आम अफराद करते हैं कि अपना घर चलाने के लिए इस कड़ी धूप में भी मेहनत मजदूरी करते हैं। आप जाएँ तो मज़दूर जो है वो सीमेंट और ईंटों का काम कर रहे होंगे, रंग रोगन वाले रंग रोगन का काम करते हैं। तो इसी तरह अगर आमिर रज़ा भी ऐसी अपना बंद करता है ना, तो उससे दो चीज़ें हैं, एक तो मेरे घर की इकॉनमी ठीक रहेगी, दूसरा फ्यूल की बचत होगी जिसका मेरे मुल्क को भी फ़ायदा है। तो चले ये 1-2 माह मुझे गर्मी इंजॉय भी करनी है, मुझे भरपूर पसीना भी आना चाहिए और उसमें उस पसीने के निकलने के साथ बहुत सारी बीमारियाँ निकल जाएंगी। इस सब को सोचते हुए मैंने फ़ैसला किया, जिस दिन ये 60 रुपये बढ़ा था उस दिन से AC बंद है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल फैसला है सीरियसली जो आपने किया है, लेकिन जो आप चीज़ें बता रहे हैं सभी लोग अपने बजट को इसी तरह से आमिर भाई अब मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरी साइड से कुछ बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही ना, तो फिर आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली अपने आप को ही तंग करेंगे, अपनी जान पर ही आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जब आपको नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ से चीज़ें अब ऊपर ही जानी है, नीचे कुछ नहीं आने वाला है। कुछ नहीं आना। दूसरा ना, मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कल मैं सलीम बुखारी साहब के पास बैठा था तो मैंने उनसे कहा, सर मुझे लगता है मैं आने वाली नस्ल को पानी नहीं दे पाऊंगा, मतलब पानी नहीं सही होगा। कह रहे हैं, बहुत बड़ा और मसला है ये पानी जो है इसको है। जिस तरह से हम बहाते हैं, आप घर की काम वालियों को काम करते देखें और हमारी घर की खवातीन को उनसे काम लेते देखें कि रोज़ कारपोर्ट आपने ज़रूर धोना है जी, जो मर्जी हो जाए आपने कारपोर्ट को धोना ही धोना है, आपने बाहर रोड पे पानी फेंकना ही फेंकना है। दूध दही की दुकानों पे चले जाओ तो उन्होंने टब में नल खोला होता है, ऐसे ही है। अच्छा, आप इसकी कदर नहीं कर रहे। हमने जिस तरह से बिजली की कदर नहीं की थी, किसी कमरे का पंखा जल रहा है तो जल रहा है, कोई परवाह नहीं थी, आज हम बंद करते हैं। इसी तरह पानी को भी बचत करना शुरू करें, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या है, पानी जैसी नेमत कोई नहीं है, इस चीज को समझ लें। और अगर मैं 2 घंटे के लिए लाइट जाती है, पानी नहीं आता, तो लग पता जाता है कि किस तरह से दुनिया में बहुत सारी तहजीबें जो हैं वो ऐसी तहजीबें थी कि उनके पास बेबहा पानी था लेकिन ख़त्म हो गया, और आज वो सहरा हैं और आज उनके पास पानी नहीं है। तो कभी आप उनकी तारीख पढ़ें तो हमें लगता है कि जैसे इनके पास जितना वाफर पानी था, दरिया बहते थे, दरिया के दरिया खत्म हो गए, तो कभी वो टाइम ही नहीं आएगा कि पानी नहीं होगा। अब ये देखो ब्यास कहाँ गया। आज आपके फ्रंट पे ये तस्वीर है रावी की, बिल्कुल, ये मेरे ख्याल है वो खारक नाले से भी गंदा नाला है। सही कह रहे हैं आप। वो भी गंदा नाला है लेकिन ये भी गंदा नाला है और इसमें पानी नहीं है। तो ये पानी आखिर ख़त्म होता जा रहा है। मैं आप ब्यास दरिया ख़त्म हो गया, यानी दरिया पूरा अर्ज से ही उसका वजूद ख़त्म हो गया। वो पानी कहाँ गया? आहिस्ता आहिस्ता ये पानी सूखता चला जा रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता पानी के हवाले से मज़ीद लापरवाह होते चले जा रहे हैं। हम होटलों पे, दुकानों पे, रेस्टोरेंट्स पे, घरों पे बेबहा पानी बहाते हैं। आप कहेंगे गर्मी का मैंने जिक्र किया था, ये पानी पे कहाँ ले साथ जुड़ी है। आपने खुद ही कहा कि पानी और गर्मी जो है लाज़िम मलज़ूम है, पानी पिए, पानी का इस्तेमाल करें, नहाएं ज़रूर करें। आप साफ़ सुथरे रहें, नहाएं भी, ये नहीं कि मेरे कहने पे आप नहाना छोड़ दें, नहाएं भी, बट पानी ज़ाया मत करें। बस जितना पानी आपको चाहिए उतना इस्तेमाल करें, बिला वजह नल खोल के आप ना शेव करें ना ब्रश करें, इसको बचाएं और लोगों को इसकी तरगीब दें जरूर। और नेमतों का जितना तहफ़्फ़ुज़ आप करते हैं वो नेमतें उतनी देर तक आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पानी जितनी बड़ी नेमत है इसको समझें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करें। खैर, आमिर भाई ने बात यहाँ से शुरू हमने की थी, फैसला ये किया कि पेट्रोल महंगा हुआ तो गाड़ी का AC बंद कर दिया। अब हुकूमत ने क्या फैसला किया कि जी अगर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली की बचत करनी है तो मार्केटों को बंद कर दो। पहली खबर है आज की हमारी, ये फैसला कैसा है, इस पर ताजिर बिरादरी का रद्द-ए-अमल क्या है और आया इससे हम बिजली की बचत कर सकेंगे या नहीं, इस पर आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बाजार 8:30 बजे बंद करने पर इत्तफाक किया गया है। कैसे देखते हैं आमिर भाई इस फैसले को? अच्छा फैसला नहीं है। ये बाज़ार जो है 8:30 बजे की बजाय 5:30 बजे बंद होने चाहिए। अगर कोई हुकूमत मुल्की मफाद में फ़ैसला करे तो ये खुदारा ये ताजरों को समझाएं कि 5:30 बजे बंद करें, जिस तरह यूरोप अमेरिका में 5 बजे बंद होती हैं दुकानें। इस्लाम भी यही कहता है। अच्छा, अब दोनों चीज़ें देखें, यूरोप अमेरिका ने इस्लामी निज़ाम को नाफज किया हुआ है, हम इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले मुल्क के ताजर जो हैं अब वो कहते हैं जी हमें रात 12, 1 बजे, 2 बजे तक का काम करना दीजिए, गर्मी बहुत है। ये मैं अभी पढ़ा था और ताजर ही कहते हैं जी गर्मी बहुत है, आप दुकानें 5 बजे खोल लें, फिर सारी गर्मी निकाल घर पे गुजारें आराम से, आपका कोई इसमें हर्ज नहीं होएगा। और आप आके 5 बजे दुकानें खोलें, रात 1 बजे तक खुला रखें जी दुकानों को, जाएं। आप इस पर भी नहीं मानेंगे, फिर आप आ जाएंगे जी हमारे तो बरूने शहर से लोग आने होते हैं,
मैं आपको बताता हूँ, मेरी ज़्यादातर फैमिली के लोग जो हैं ननिहाल साइड के, वो आज़म क्लॉथ मार्केट में काम करते हैं। मेरा भाई भी वहीं पे काम करता है। रात के 12-12, 1-1 बजे तक वो दुकानें खुली रहती थी। कोई ताजर रहनुमा मुझे आकर इस बात को चैलेंज करके दिखाए, क्योंकि हम तो उस कारोबार में मुंसलिक थे, तो हमें पता था रात को 1 बजे तक। और ये जो मेरे अजीज़ो कारब थे, रिश्तेदार थे, ये बेचारे रात को 1-1 बजे तक काम करते थे। सुबह फिर 9 बजे जाके 10 बजे के बाहर से व्यापारी ने आना है, दुकानें खोल लेते थे। फिर बैठकर इन्होंने फैसला किया कि मार्केट एक वक्त पे बंद होनी चाहिए। उन्होंने खुद फैसला किया और आज ये सूरत हाल है कि उनका कारोबार भी ठीक है, वक्त पे घर भी आ जाते हैं, बच्चों को टाइम भी देते हैं। और यही अगर बाकी मार्केट्स वाले भी करें, आपने ज़रूर रात 12 बजे तक दुकानें खुली रखनी है। लोग भी अपनी नींद ख़राब करते हैं, लोग भी अपना जो वक्त बच्चों को देना है वो बाज़ारों में ख़राब करते हैं। आप एक टाइम, आप 8 घंटे की ड्यूटी कर लें जी, कोई वक्त रख लें। कोई ये लाहौर चैम्बर है, कोई ताजर रहनुमा है, कोई ताजर बरादरी है, आप 8 घंटे की ड्यूटी, ताकि आपके जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपके ये खबर का एक हिस्सा है, ठीक है, ये इकदाम अच्छा है। बिजली बच जाएगी इससे, मुझे सिर्फ ये बता दें। बच जाएगी, बिजली क्यों नहीं बचेगी? चले मुझे बताएं, बिजली भी बचेगी, फ्यूल भी बचेगा। ये जो हम रात गए तक शॉपिंग करते रहते हैं, मैं इस इतवार को 12 बजे तक शॉपिंग करता रहा हूँ, रात के 12 बजे तक शॉपिंग करता रहा हूँ, जब तक ये एम्पोरियम माल की वो स्पीकर से बार बार अनाउंस नहीं कर रहा था, तो हम नहीं जा रहे थे टिल पर पैसे जमा कराने के लिए और अपना सामान को उसके पैसे देने के लिए। तो बार बार अनाउंसमेंट के बाद गए हम। तो मुझे बताएं, अगर ये 8 बजे बंद होएगा तो मैं उस टाइम को मैनेज करूंगा, 8:30 बजे के बंद होगा। यूरोप अमेरिका कैसे इसको मैनेज करते हैं, मुझे ये बताएं। 5 बजे तो वहाँ दुकानें बंद हो जाती हैं, आप जिस मर्जी बाजार में चले जाएं ना, वहाँ पे दुकानों के शटर गिर जाते हैं ऐसे ही, और दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, अरब ममालिक क्या करते हैं, वो इन दिनों में जो गर्मियों के दिन हैं उनमें दिन के औकात में 4 घंटे दुकानें अपनी बंद रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, 4 से 5 घंटे उनकी दुकानें बंद होती हैं, शाम को वो खोल लेते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई आप खुद टाइम मुकर्रर कर लें 8 बजे का। ठीक है, आप तो कारोबार के लोग हैं, आप तो 24 घंटे बैठना चाहेंगे दुकानों के ऊपर, क्योंकि हिर्स और लालच आपके अंदर भरा होगा। अगर आपके जो वहाँ काम करने वाले बच्चे हैं, जो सेल्समैन हैं, आप उनकी ज़िंदगी देखें तो वो इन्होंने कारत की हुई है, उनसे 12-12, 13-13 घंटे काम लेते हैं और पैसे उनको कितने देते हैं, ये पूरे लाहौर के लोगों को जो कि इस कारोबार से मुंसलिक हैं उनको जरूर पता हमारे है। यहाँ हम तासुर क्या है, यहाँ पे दुकानदार है ना, 12 बजे से पहले उठ के अपनी दुकान पे नहीं जाता, वो आराम से उठेगा, वो चहलकदमी करेगा, यकीन माने, अच्छा नाश्ता करेगा, फिर कहेगा बोंग पाए आए ने कि नहीं आए, लस्सी का गिलास पे आ यार, हाले मेरा दिल नहीं कर रहा। और वो बेचारा जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं, वो बेचारे 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी करते हैं। आप 8 घंटे मुकर्रर कर लें जी। मेरी तरफ से ये खालिद परवेज़ साहब हैं और कोई कायद आज़म ग्रुप है, ये 8 घंटे मुकर्रर कर ले कि जी हमने 8 घंटे ये काम करना है, ये टाइम से टाइम होएगा, गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर दे। लेकिन ये 12-12, 14-14, 15-15 घंटों वाली ड्यूटियाँ जो है ना, ये ज़ालमाना निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। और 8 घंटे की ड्यूटी जो कि यूनिवर्सल सिस्टम है, जो कि इस्लाम का भी तरीक़ाकार है, उस पर आ जाएं। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। आप मेरी तरफ से खालिद परवेज़ साहब को लाइन पर ले लें और इस पर बात कर लें। और किसी दिन वो फ़ोन नहीं इस वक्त रिसीव कर रहे हैं, किसी दिन खालिद परवेज़ साहब को मेरे साथ बिठा लीजिएगा, हम इस पर फैसला कर लेंगे कि जनाब आप सही कहते हैं या हम सही कहते हैं। फेडरेशन ऑफ लाहौर चैम्बर ने जल्द मार्केटों की बंदिश की हिमायत कर दी है। खालिद परवेज़ साहब जो हैं, उनका ग्रुप, मैंने उनका नाम पढ़ा था इसलिए मैंने वो कायद आज़म ग्रुप और खालिद परवेज़ इन्होंने जी, ये ना कोई कायद आज़म ग्रुप है और ना कोई खालिद परवेज़। ये देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर इक़दाम की मुखालफत करनी है। अब गवर्नमेंट, अरे यार मैं तो कहता हूँ 5:30 बंद करनी चाहिए दुकानें, क्यों नहीं करते हैं ये लोग? सही, जिसको चीज़ें लेनी है वो ले, जिसके ज़रूरत की चीज़ है वो ले लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे पता है मुझे मार्केट बंद होनी है, मैं सबसे पहले अपने काम छोड़ के। अभी आप अपनी बच्ची की वैक्सीनेशन की बात कर रही थी, 1 बजे तक का टाइम, अभी फोन पे बात कर रही थी। बिल्कुल सॉरी, मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, बट आपने कहा 1 बजे वो बंद हो जाए, तो आप अपने टाइम को मैनेज करेंगी? बिल्कुल कि नहीं करेंगी? अगर मुझे किसी जगह जाना है तो मैं अपने टाइम को मैनेज करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल ऐसे। और आपके कारोबार पे मैंने आज़म क्लॉथ मार्केट की आपको मिसाल दे दी कि उन्होंने टाइम मुकर्रर किया, उनके कारोबार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही रात 12-12, 1-1 बजे तक बेचारे दुकानों पे बैठे रहते थे और दुकानों से घर आकर भी अपने खातों को लिए बैठे रहते थे, तो कोई इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। टाइम मुकर्रर कर लिया, अब उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है।
अभी मैं कहता हूँ ये कायद-ए-आज़म ग्रुप जो भी है, ये कायद-ए-आज़म के अहकामात पे अमल करे, काम काम और सिर्फ काम, बट 8 घंटे काम। अच्छा जी, अब ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, हम इस सजेशन को मानते भी हैं, लेकिन एक और लेस्को की दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी गफलत समझ आती है, अगर आपने बिजली की बचत करनी है तो आमिर भाई हमें बिजली बचानी भी है और उसके लिए फिर हमें हर तरह से बिजली को बचाना है। आपकी बिजली चोरी जिस तरह से हो रही है, आपके बड़े बड़े बिजली चोर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े यूनिट लगे हैं, वहां से सारा काम खराब हो रहा है। आप मार्केटें भी जल्दी बंद करा देंगे, आपका वो जो काम जहां पर आप लोग खुद पैसे बना रहे हैं वो कैसे रुकेगा? ये नहीं रुक सकता, ये उसी वक्त सूरत में रुकेगा फिर बिजली की बचत भी नहीं जब आप सख्त सजाएं देंगे। बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे कल एक दोस्त, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कह रहे थे मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने मीटर उल्टा चलवाया हुआ है, पता नहीं वो क्या तरीकाकार है, तो मीटर उल्टा कैसे चलता है। तो मैंने उससे मजाक कर रहा था कि क्या मीटर को उल्टा दिया उन्होंने इस तरह से। कहता नहीं, वो लाइनमैन के साथ मिलकर उन्होंने किया हुआ है, 24 घंटे AC चलाते हैं। इसी तरह मैं एक दोस्त की मिसाल देता हूँ कि वो वापडा में मुलाजम है और वो कहते हैं कि जी मेरी अम्मी को गर्मी बड़ी लगती है, मेरी अम्मी कहती है सारे कमरों के सारे AC 24 आवर आप ऑन रखा करें। मैं नाम नहीं लूंगा, नेशनल प्लेयर है, वापडा में मुलाजम है, उसको मुफ्त बिजली मिलती है और वो माले मुफ्त दिले बेरहम की सूरत उसकी माँ बनी हुई है कि 24 घंटे AC ऑन रहेगा, क्योंकि उनको बिल नहीं आना है। वो बिल किसने पे करना है? वो बिल मेरे कैमरामैन ने पे करना है, मैंने पे करना है, आपने ना पे करना है, तो सारे लोगों ने ये बिल पे करना है। तो मुझे बताएं कि हम बिल पे करते हैं और लेस्को और वापडा के मुलाजमीन जो है उस पर याशी करते हैं। खत्म कर दें इनको जब एहसास होगा कि इनके घर का बिल भी आता है और इतना बिल आता है। उनको तो बिजली फ्री है, उनको कहाँ? मैं यही तो कह रही हूँ कि खत्म कर दें बिजली फ्री, बिल्कुल मुफ्त बिजली खत्म करें। ये क्या कौन सा तरीका है? सही कह रहे हैं कि महकमा अनाज का बंदा अपने घर की गंदम मुफ्त ले जाए, ये कैसे हो सकता है? और पुलिस का बंदा जो है वो अपने तौर पर अपना कानून बना ले और बिजली वाला बंदा जो है बिजली फ्री में ले, ये कहीं कहीं किसी जगह नहीं लिखा होता। और दुनिया के किसी जगह पर आपको ये स्लैब सिस्टम का रेट नहीं मिलेगा, सिर्फ पाकिस्तान में है कि आप सुबह 6 बजे से लेके शाम इतने बजे तक बिजली चलाएंगे तो ये कीमत होएगी, उसके बाद ये कीमत होएगी, उसके बाद ये कीमत होएगी। तक हमारे यहाँ ही है, ये हमारे यहाँ सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया भर में एक रेट है। बिल्कुल आप बाजार में जाते हैं, वो पोस्ट पेड मीटर्स हैं, उनमें वो चाबी में वो बिजली भर देते हैं आपको, कितने पाउंड की कितने डॉलर्स की, वो आप अपने मीटर में लगाते हैं, आप इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें कोई किसी जगह नहीं है कि आपको 37 रुपए का यूनिट पड़ेगा, 24 रुपए का पड़ेगा, 26 रुपए। बेचारे गरीब जो बिजली इस्तेमाल भी करते हैं, जो मेरी तरह के 4-5 बल्ब जलाते भी हैं, वो भी बेचारे इसी चक्कर में है कि यार ये वक्त है, इसमें इस्त्री कपड़े इस्त्री ना करो, इसमें आपको रेट डबल पड़ेगा, इसमें AC ना लगाओ, इसमें 2 पंखे बंद कर दो, किस चक्कर में डाला हुआ है। अब क्या करें आमिर भाई, मजबूरी है, डबल वाले रेट पे ही आपको रात को AC चला के सोना है। आपने दुखती रख पे हाथ रखा, एक तो लेस्को और वापडा के लोगों की फ्री बिजली बंद की जाए फौरी तौर पे, और ये अवाम पर बोझ जो है इसको ख़त्म किया जाए, और दूसरा ये स्लैब सिस्टम ख़त्म किया जाए। एक रेट दे दें जी, 50 रुपए यूनिट दे दें, सही, लेकिन वापडा के मुलाजिम को भी वो 50 रुपए यूनिट आएगा और आमिर रज़ा को भी 50 रुपए यूनिट आएगा, तब मुझे कबूल है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप वापडा के मुलाजिम और वज़ीर आज़म को वो है 20 रुपए का यूनिट मिले और आमिर रज़ा को 50 का मिले, ये अब काबिल कबूल नहीं है। लोग इसके लिए बाहर निकलें, इमरान खान की कॉल पर निकले या ना निकले। ये वापडा और लेस्को की बदमाशी और इसके स्लैब सिस्टम के खिलाफ खुदारा दुनिया बाहर निकले, मैं इनके साथ हूँ। आप एक वक्त मुकर्रर कर लें, हम इनके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें। बिल्कुल ऐसे ही है, अदरवाइज ये जुल्म जो है ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, गरीब आवाम पिसती चली जाएगी। आपको अपने हक के लिए बाहर निकलना है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और रोटी की कीमत एक मुतय्यन करनी है, हर दौरे हुकूमत में ये बाज़गश सुनते रहे और मेरे ख्याल से अमल तब भी नहीं हो सका था जब बड़े बड़े दावे किए गए और कहा गया कि जी वजारतें छोड़ दी जाएंगी और हम रोटी की कीमत, तब भी नहीं हो सका और अब भी मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। जब हम शुरू से सुन रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आटे की कीमत में हम कमी भी करेंगे। अब खैर रोटी और नान की कीमत का सरकारी सतह पर तायुन किया गया है। सादा रोटी 10 रुपये और नान 15 रुपये में मिलेगा। फिलहाल सूरत हाल ये है कि हर इलाके में अपने रेट चल रहे हैं। जी आमिर भाई, वाह बिल्कुल सही कहा आपने, ये 12 की रोटी और 20 का नान। हाँ, मेरे इलाके में तो ये रेट है। 18 का नान उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, 18 रुपये का नान, लेकिन 2 रुपये का सिक्का कहता पाइन है नहीं। मैं आपको सच्ची फैक्ट बता रहा हूँ, 1 रुपये का सिक्का बंद हो गया हुआ है। 2 रुपये का अभी भी कुछ सिक्के मौजूद हैं दुनिया में इस वक्त में। वो कहता है भाईजान है नहीं 2 रुपये का, फिर ला लेना तुसी। अब भाईजान क्योंकि जो है एक सफ़ेद पोश तबके से तल्लक रखता है,
वो 2 रुपये वापस लेने कभी नहीं जाएगा। ये वो रेट्स हैं जिनका मुझे कभी आज तक समझ नहीं आई। यानी पेट्रोल जो है वो 128 रुपये 49 पैसे क्यों बढ़ता है, ये 129 रुपये क्यों नहीं बढ़ जाता बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि अब इकाई जो है वो रुपये पे आ गई, उस पे आ गई। हाँ। अब पैसों पे रही नहीं इकाई, तो उस पर आ जाए। अब 2 पैसे का ना सिक्का होता है, मैं 20 रुपये का नान लेके आता हूँ जी, और लिख के लगाया उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ कि फलां एसोसिएशन की जानिब से नान की कीमत 18 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 1 मिनट है, मुझे बता दें ये बड़ा चैलेंज है। आप कह रहे हैं वाज़ेह लिख के धड़ल्ले के साथ लगाया है, दूसरी जानिब सरकारी सतह पर ऐलान किया गया है, ये दोनों चीजें फिर आमने सामने हैं। पलड़ा किसका भारी रहता है हमेशा? ये नान भाइयों का। मां सवाए एक शहबाज शरीफ के दौर के, जिसको हम अब याद ही करेंगे क्योंकि वो वजीर आजम हो गए, अब मेरा ख्याल है कभी वजीर आला भी नहीं होंगे। उसके दौर में, हर दौर में किसकी, या उनके बेटे का ही दौर है, इस दौर में भी नान भाइयों की जीत होएगी। ये आपकी ज़िलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों की हार होगी, इनफैक्ट गवर्नमेंट की हार होगी, रिट नान भाई की चलेगी। हमजा शहबाज शरीफ साहब गए तो मेरे ख्याल से आमिर भाई वो इस पर अमल दरामद कराने के लिए मैंने पहले कहा था ये हमजा बुजदार प्लस होंगे या हमजा शहबाज होंगे, इनका फैसला इन्होंने खुद करना है। हाँ। तो ये फैसला करें। ये तो कबीना की मीटिंग छोड़कर सियासी मुलाकातें करते हैं, तो मैं इनसे अब इस पर इससे आगे मैं क्या कहूँ इस बात। सही, चलिए नहीं, हमारे पास वक्त भी कम रह गया है। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस और फिर शो में वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हर जगह एक बाज़गश्त हम सुन रहे हैं। कभी हमने मिल्स मालिकान की जानिब से सुना कि हड़ताल कर दी जाएगी, फिर वो हड़ताल ख़त्म हो गई, फिर जी कई जगहों से बात ये पता चल रही है आटा नायाब है। कई जगहों पर कीमतों का तयन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जिस किसी भी मार्केट में चले जाएं, जिस किसी भी बाजार में चले जाएं, जिस किसी भी करियाना स्टोर पे चले जाएं, रेट आपको एक नहीं मिलता, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके अलावा कोई 4 दिन गुजरते हैं तो आपको पता चल जाता है जी आटे की किल्लत हो गई है। ऐसा क्यों है? ये बुनियादी चीज़ें जो कि हमने कभी सुना भी नहीं था कि इनकी किल्लत हो जाती है या हो सकती है, अब बार बार 10 दिन बाद, 5 दिन बाद इस तरह की खबरें क्यों आने लग जाती हैं कि आटे का बहरान हो सकता है। फिर वहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी बातें पता चलना शुरू हो जाती हैं। फिर ये वो बुनियादी ज़रूरत है, आप गोश्त खाएं ना खाएं, आप दालें खाएं ना खाएं, आपने रोटी तो हर सूरत खानी है। तो सिर्फ रोटी को लेकर जब आप परेशान होना शुरू हो जाएं तो फिर मेरे ख्याल से पीछे कोई बड़ी परेशानी रह ही नहीं जाती है। खैर, अभी की मौजूदा सूरत हाल, अब क्या वाफर मिकदार में आटा मौजूद है? शहर लाहौर में हर रोज़ कितना आटा इस्तेमाल हो रहा है? आटा चक्की मालिकान जो कि खुद साख्ता कीमतें बढ़ा लेते हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। एक्स चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, आटा बुनियादी ज़रूरत है और मेरे ख्याल से कभी इस बारे में सुना ही नहीं था। हमने तो अपने बचपन से नहीं सुना था कि आटा अवेलेबल नहीं है या आटा महंगा हो जाएगा या आटे की किल्लत हो सकती है। ऐसी खबरें क्यों बाज़गश्त करती हैं? नहीं, डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट औकात के अंदर आटे की बड़ी बड़ी शॉर्टेज रही। इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क सरप्लस है और हमें किसी किस्म की आटे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने कहा इस वक्त हमारा मुल्क सरप्लस है और आटे की ज़रूरत, किल्लत या शॉर्टेज नहीं है, तो ये एक दिन पहले जो हड़ताल की कॉल थी वो क्या था? जी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये पे हड़ताल की कॉल थी, ओवरऑल पंजाब। ठीक है। वहाँ उस टाइम कोई ऐसे वाक़यात हुए जिस तरह समुंदरी के अंदर, लिया में, फैसलाबाद में, गुजरात में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। जरा बता दें, क्योंकि अगर इन वाक़यात की बुनियाद पर आटे की किल्लत पैदा कर दी जाएगी, लोगों तक शॉर्टेज होगी, रोटी खाना मुश्किल हो जाएगी, तो फिर ये रवैया पॉजिटिव नहीं गिना जाता ना? जी, ठीक हो गया। इसमें इस तरह है जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जब बने शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने आटे के अंदर कमी के लिए आवाम के लिए कहा कि हम आटे के रेट्स कम करेंगे और आवाम को सस्ता आटा मुहैया करेंगे। जैसे ही पंजाब में मियाँ हमजा साहब की हुकूमत बनी, चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ऐलान किया कि हम आवाम को सस्ता आटा देंगे और जो 490 रुपये में अवेलेबल होगा। ये रिलीफ था 65 रुपये से 49 रुपये कमी का, और बहुत बड़ी एक ख़तीर रकम इस मद में उन्होंने रखी, मुख्तस की, और 2 अरब रुपया अराउंड पूरे साल का जो है सब्सिडी के अंदर डाला। तो उस पे उन्होंने फिर मुख्तलिफ चेक्स के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन या आप कह लें AC साहिबान जो उनसे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी आई।
अब चूँकि एक प्राइस कंट्रोल का एक मैकेनिज़्म आप देखें मजिस्ट्रेट्स का होता है कि जब ज़रा सा प्रेशर आता है तो वो मार्केट में जाके अपनी वर्किंग दिखाने के लिए मुख्तलिफ लोगों पे पर्चे दे देते हैं और 2-2, 4-4 हज़ार रुपया जुर्माना कर देते हैं। सेम लाइक इसी तरह हमारी फ्लोर मिल्स पे 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 ग्राम के आटे के कमी के ऊपर उन्होंने 1-1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया, मिलों को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट 1 रुपया 50 पैसे या 2 रुपये मैक्सिमम थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। हमारा एक SOP है फूड डिपार्टमेंट के साथ, आज से नहीं है 10 सालों से, कि 10 किलो की पैकिंग चूँकि बहुत स्पीड में भरी जाती है तो उसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है और हमारी कोशिश होती है कि हम 50-100 ग्राम ज़्यादा भरें ताकि 1-2 दिन, गर्मी का मौसम है, आटा ड्राई भी हो, जब आप फेंकते हैं तो आटा निकलता भी है, चूँकि पोरस होती हैं उसके ताने बाने, तो थैले में से निकल भी जाता है। तो उस हवाले से 10 थैले इकट्ठे वे किए जाते हैं, नॉट सिंगल बैग। तो उसमें अगर एग्रीगेट 10 थैलों का जब हम तोलते हैं उसमें अगर कमी आए तो फिर हम समझते हैं कि जानबूझ के किसी ने किया, अगर फ्रेश आटा है। लेकिन उसमें भी अगर 4-5 दिन पुराना पड़ा हो तो इसको हिस्सा नहीं लिया जाता। तो लेकिन जो वाक़यात हुए उसमें 1-1 लाख रुपया जुर्माना सरगोदे में सिर्फ 10-10, 20-20 ग्राम के ऊपर हुआ। गुजरात में एक मिल मालिक को अरेस्ट करने के लिए कह दिया गया। समुद्री के अंदर मिल स्टॉक पड़ा था, फिल्म्स पे हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं स्टॉक कि हमारे पास इतनी गंदम मौजूद है, विच कैन बी चेक्ड। अच्छा, वो इसलिए होता है कि आम होल्डिंग नहीं हो सकती, तो सिर्फ फ्लोर मिल्स को इजाज़त है जिनका उनका रॉ मटेरियल है गंदम। तो एक मिल है हमारी लिया की, उसके अंदर 1,60,000 डिक्लेयर्ड स्टॉक्स थे। तो मिल की इंस्पेक्शन पे डिप्टी कमिश्नर और AC साहिबान ने मिल बंद इसलिए कर दी, सील कर दी रादर, कि इसके अंदर 1,65,000 है। भाई हम अभी भी इसको अपलोड करके 165 कर सकते हैं, लेकिन जो डिक्लेयर्ड स्टॉक है वही है। लेकिन इस रवैये के बायस फिर एक हमारा मिलर समुद्री से उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये वजह थी जिस पे नॉर्मली हम स्ट्राइक नहीं करते, हम इंटीमेट करते हैं ये प्रॉब्लम है, टाइम फ्रेम हो जाता है कि इनको सेटल करें। लेकिन जब आप ऐसे वाक़यात होते हैं तो फिर मजबूरी। आपकी स्ट्राइक के असरात क्या आए, किस तरह से? देखिए, परसों रात को हमने ऐलान किया था कल सुबह के लिए, और कल दोपहर में हमने इसको कॉल ऑफ कर लिया था। और मेजॉरिटी आटा आपके कुछ जो थे वो माने एक अंडरस्टैंडिंग के जो SOPs ऑलरेडी हैं उन्हीं को अपना अमल किया जाए, ना कि ज़बरदस्ती। हाँ, आटा जो 490 में हुकूमत इतनी बड़ी रकम दे रही है वो हम देने के पाबंद हैं। उस पर हम एक बैग को अकाउंट फार करने के लिए तैयार हैं, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सिर्फ रिस्पेक्ट और जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसके हवाले से ये स्ट्राइक थी कि उसको मद्देनज़र रखा जाए, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं था। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ अब आटे की किल्लत तो नहीं है, ये आपने वाजे कर दिया। ये जो कीमतों में उतार चढ़ाव है, रीज़न इसकी क्या है फिर? देखें, इमदादी कीमत पिछले साल आपकी 1400 से 1800 की गई थी, और इस साल जो इमदादी कीमत है, या रादर आप गंदम की वैसे प्राइस कह लें, इमदादी हम इसलिए कहते हैं कि काश्तकार को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है, वो 1800 से 2200 कर दी गई। अब जब प्राइस ऑफ वीट बढ़ेगी तो डेफिनेटली आटे की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, और आटे की प्राइस इस टाइम पे ओपन मार्केट में अगर हम 2200 को इमदादी कीमत को मद्देनज़र रखें तो 1300 रुपये से ज़्यादा थैला बिकता है, जिसकी पर केजी प्राइस 65 रुपीज़ बनती है। लेकिन मार्केट में गंदम 2600 को तजावज़ कर गई है। अब अगर हम उस रेट पे जाएं तो ये 75 रुपीज़ के करीब हमारा ओपन मार्केट का आटा, या 72 से 75 इन बिटवीन बनता है। लेकिन हुकूमत पंजाब ने अवाम की सहूलत के लिए रेट्स में कमी कर दी। ठीक है। अब वो कमी है 49 रुपीज़ पे, बहुत बड़ी रकम है इसके अंदर। अच्छा, अब अगर जब ये ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम सब्सिडी वाला, तो दोबारा रेट्स ने अपने ओरिजिनल प्राइस की तरफ जाना है। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे आवाम को लगता है कि आटे की कीमतें बढ़ गई, हालांकि वो उसने अपने ओरिजिन की तरफ जाना है। लाइक जिस तरह 1300 से रिवर्स बैक हुई, तो अगर उसी रेट पे भी गंदम अवेलेबल हो आने वाले सीज़न में तो लगेगा कि ये दोबारा 65 रुपये हो गया और महंगा हो गया। हालांकि ये एक मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की कि आवाम को सस्ता आटा दिया जाए। सही। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हर चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। काश्त अगर हम अच्छा सीड करें तो उस पर हम पर एकड़ यील्ड, जिस तरह अभी भी हमारे पास मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक गंदम पूरे पाकिस्तान में मौजूद, हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए बाहर से गंदम चाहिए। ठीक है। बाकी अगर हम सब मिल के मेहनत करें, काम करें,
मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है। आई होप ऐसा हमारे ही होगा, मुल्क में। मिलजुल के काम करें, मसाइल के हल की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच आसिफ रजा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि जी हम आज थोड़ी गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में आज़मीन हज के हवाले से भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। वो लोग जो कि अभी जिन्होंने हज के लिए जिनकी रवानगी कुछ ही दिनों में है उनको पता चल जाए जी कौन कौन से ऐसे SOPs हैं जो कि आपको फॉलो करने। कोविड के बाद क्योंकि सिचुएशन कुछ चेंज हुई थी, सऊदी हुकूमत की जानिब से अगर कोई पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो क्या हैं, आज़मीन को कौन कौन सा ज़रूरी सामान लेके जाना है। ऑल्दो वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है लेकिन हम कोशिश करेंगे डिस्कस कर लें। इसके साथ साथ जो प्राइवेट जो हज करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी प्लान करना है, उसके लिए कितनी रकम का तयन किया गया है, दीगर भी कुछ सवाल करेंगे। हेड ऑफ ट्रैवल 92 नवीद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अल्लाह आपके? का शुक्र है। थैंक यू सो मच नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आज़मीन ने हज के लिए सऊदी हुकूमत की जी जानिब से? बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस साल हज दोबारा से बिल्कुल, ओपन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। जो लास्ट 2 इयर्स में आपको पता 2020 और 21 में जो था वो बिल्कुल हाँ लोकल लोग कर रहे थे वहाँ पे। 2020 में 1000 लोगों ने किया था, 2021 में 60-65 हज़ार लोकल लोग थे। बिल्कुल। इस दफ़ा 1 मिलियन के करीब 10 लाख के करीब लोगों को हज की इजाज़त दी गई है, जिसमें से पाकिस्तान से भी तकरीबन कोई 81,000 81,000 के करीब लोग ट्रैवल करेंगे हज के लिए टोटल। इस दफ़ा उन्होंने जो कि अपना वैक्सीन थी वो उन्होंने कहा कि डबल डोज लाजमी होनी चाहिए, प्लस आपको ट्रैवल से पहले विद इन 72 आवर्स में आपने PCR टेस्ट लाजमी करवाना है। ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन लाजमी है। प्लस जो रैजुल जन्ना के लिए उन्होंने एक ऐप मुतारफ़ करवा दी है, उसमें एंट्री के लिए वो लाजमी है। उसके बगैर जो भी जाएगा उसको यानी हर किसी के फोन में वो एप्लीकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन वो आप उतर के इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसमें आप अपना टाइम एंटर करेंगे, आपको उसकी अप्रूवल आ जाती है, देन आप रैजुल जन्ना में एंटर हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और हाजियों को चाहिए कि सख्ती से अमल करें। उनको जो हदायत दी जाएंगी हाजी कैंप में जो जा रहे हैं और जो जाने वाले लोग हैं उसके मुताबिक वो अपने SOPs के मुताबिक चलें तो वहाँ पे वो आसानी से अपना टाइम गुजार सकते हैं। हम दुआ वो है कि सब लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने हज का ये सफ़र जो है वो मुकम्मल कर सके। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम हज पे जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें फॉलो करना, क्योंकि कम से कम मुश्किलात आपको रहती हैं। कुछ लोग बहुत सारा सामान साथ रख लेते हैं, तो आपके पास ज़रूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए? सामान के बारे में ना बड़ी सख्ती से बताया जाता है हमेशा से कि आपने बहुत एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना। आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी जो बताते हैं, आपको जो मौलम होते हैं हाजी कैंप में जो आपको गाइड किया जाता है उसके मुताबिक आपने सभी चीज़ें वही रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम भी आएगी, वो उतार भी देते हैं सामान, आपका सामान भी ओपन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम काफ़ी आती हैं। तो लिहाजा जो आपको गाइड करते हैं जो हाजी कैंप में जाने से पहले जो आपको एजुकेशन जो तालीम देते हैं वो उसके मुताबिक ही आपने अपनी चीज़ों को तैयार करना होता है। नवीद साहब, एयरपोर्ट पे सामान अगर आपका खुदा ना खास्ता किसी का इधर उधर हो रहा है, आपने अपने सामान की हिफाजत कैसे करनी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए सामान की हिफाजत तो आप तब तक कर सकते हैं जब तक वो आपके पास है। ठीक है, जब आपने उसको जमा करवा दिया है, वो आपका उसमें चला गया लगेज में, तो एयरलाइंस की जिम्मेदारी होती है कि उनको वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खुदा न खास्ता सामान अगर आप वहाँ पहुँचते हैं और वो आगे पीछे सामान हो जाता, आपको नहीं मिलता, तो वो उसको ट्रेस करते हैं। सही, वो ट्रेस करते हैं, नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाता है। भी सुने ना, आपके बैग में किसी ने कोई चीज़ ऐसी डाल दी, आपको नहीं पता चला कि किस टाइम, तो कितना आपको एक्टिव रहना है? एक्टिव रहना होता है जी आपको काफ़ी। आपने जब यहाँ से अपना सामान तो आपने खुद पैक किया तो आपको आइडिया है। एयरपोर्ट जाकर आप रैपिंग करवा लें, सबसे बेस्ट है वो। अपने सामने रैपिंग करवाएं आप, उसकी बैग आपका पैक हो जाएगा, आप वो भिजवा देते हैं। जब आप बैग वसूल करते हैं तो आप इत्मीनान कर लें कि आपका ये उसी पैकिंग में ही है, ठीक है, तो वो ठीक है सब। इस तरह से एहतियात करनी पड़ेगी आपको। सही। प्राइवेट हज कितनी कीमत में हो रहा है? हाँ, प्राइवेट हज इस दफ़ा बड़ा महंगा हो गया है। सरकारी भी आपको पता है वैसे तो डबल अमाउंट हो गया। 2019 में 4,35,000 सरकारी अमाउंट थी, इस दफ़ा 8 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और प्राइवेट जो थी वो 8 से 10 लाख होती थी, इस दफ़ा वो 12 से 18 लाख है प्राइवेट हज। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, महंगाई काफ़ी हो गई है, डॉलर बहुत इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि हमारी सभी प्राइस जो है वो डॉलर्स में आती हैं हमारे पास। टिकट की प्राइस, होटल की प्राइस,
जो जो एक्सपेंस है वो डॉलर्स में आते हैं। जो डॉलर जो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारी चीज़ें डबल से आगे जाती जा रही हैं। तो इस दफ़ा तो बहुत कम तादाद में लोग प्राइवेट हज कर सकेंगे। देखें, वैसे ही जो हाजी जाते थे नॉर्मल रूटीन में, वो 2.5 मिलियन 25 लाख से ज़ायद होते थे वो। इस दफ़ा 10 लाख हैं और 2 साल से लोग गए भी नहीं हैं, मगर ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी लोग कि पाकिस्तान से। वैसे बताया ना मैंने 81,000 के करीब लोगों ने ट्रैवल करना है, तो वो जा रहे हैं। हज फ्लाइट्स जा रही हैं अभी, तो मेरे ख्याल से गालिबन 2 फ्लाइट्स जो हैं वो जा चुकी हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। खैर, हज के बाद उम्रे की दोबारा अदायगी जी बिल्कुल, उम्रे का इस दफ़ा बताया जा रहा है कि 25 जुलाई के बाद ओपन कर देंगे वो। हाजियों की वापसी हो रही होगी, हाजी काफ़ी वापस आ चुके होते हैं, उम्रा स्टार्ट कर देंगे। 25 जुलाई तक उम्रा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो चलेगा इंशाल्लाह। 25 जुलाई तक अगर उम्रा स्टार्ट होगा तो जिन लोगों ने तैयारी करनी है या अपना सामान वगैरह या फिर ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करना है, वो आपको कितनी देर पहले कर लेना चाहिए? वो कोई 1 वीक पहले भी बता दें, क्योंकि उम्रा का वीज़ा 1 से 2 दिन में हासिल हो जाता है, मिल जाता है आपको। तो 25 जुलाई को अगर वो ओपन कर देते हैं तो वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। 28-30 अगस्त के फर्स्ट वीक में ट्रैवल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रैवल 92 जिस तरह से मुस्तनद तरीके से काम कर रही है, मुझे सिर्फ ये बता दें ट्रस्ट होना आपकी ट्रैवल एजेंसी पर कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर वो आज़मीन जो कि हज के लिए जा रहे हैं, उनको किस तरह से अच्छी ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब उनके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप किसी से चीट करते हैं तो आपका मार्केट में भी नाम ख़राब होता है और वो लोग भी ख्वार होते हैं। सही। गवर्नमेंट ने सख्ती भी काफ़ी की हुई है इस दफ़ा। पहले हाजियों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, आपने देखा यहाँ से चले गए हैं, वहाँ पे कुछ उनको रहाइश नहीं मिल रही, कुछ और उनके इंतजाम ठीक नहीं है। इस दफ़ा सख्ती काफ़ी है, उम्मीद की जा रही है कि इस दफ़ा उनका जो है ना अच्छे तरीके से होगा। आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप मार्केट से नाम चेक करें पहले उस ट्रैवल का, उस एजेंट का, कि वो क्या आपको उसका मार्केट में कैसी वर्थ कैसी है उसकी। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इनके साथ। सही, यानी आपको ज़रूर ये चेक करना चाहिए कि जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं मार्केट में उसका नाम कैसा है, कैसा फीडबैक है, क्योंकि वहाँ जाके जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत हद तक उस पर रोल क्या होता है कि आपने किस एजेंट का इंतखाब किया था, उसने आपको किस तरह से गाइड किया था, वहाँ जाके वो आपके साथ राब्ते में है या नहीं। आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं। कुछ मुझे ये बताइएगा, ट्रैवल 92 अपने सारिफीन का इस मामले में किस तरह से ख्याल रखती है? हम इस पे ना मैक्सिमम हद तक लोगों को बेहतर गाइड करते हैं, जिस हद तक हम कर सकते हैं उन्हें मैक्सिमम फैसिलिटेट करते हैं। अगर आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है तो आप कह दें जी ठीक है, अदरवाइज़ आप उन्हें वो उस तरह से ना बताएं कि जो उनके पास वो आप उनके हाई हो जाएं, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा, और वो वहाँ जाके आपसे गिला शिकवा करें, वापस आके वो 4 लोगों को और बताएंगे तो वो भी ऑब्वियसली आपके लिए जो मार्केट ख़राब होती है आपकी उसमें। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ट्रैवल 92 अपने सारिफीन को तो ये गाइडेंस टाइम टू टाइम देता ही रहता है। अब वहाँ जाके जो लोग वहाँ के SOPs को फॉलो करना होता है, उस बारे में भी तमाम इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है, ख़ासतौर पे ये जो आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जाना है उनके लिए थोड़ा सा देखिए। ट्रैवल 92 जो दुनिया में कहीं भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनको उस कंट्री के SOPs के हवाले से प्रॉपर गाइड करता है, प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको SOPs बताए जाते हैं। हज के लिए स्पेशली मैं यही कहूँगा, जो हाजी जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हें हाजी कैंप से मिलती है। वो उन्हें पूरा गाइड कर दिया जाता है कि आपके ये SOPs हैं, आपने इस मौलम के साथ रहना, आपने ये, तो उनको उसी पे ही अमल करना चाहिए, जो बेहतरीन यही चीज़ है इसमें। ठीक है जी, तो उनको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा हमने हज वाला सेशन तो अपना कंप्लीट कर लिया है कि जो जो आज़मीन जा रहे हैं उनको क्या ज़रूरी सामान, किस तरह से उन्हें हाजी कैंप से जो हिदायत मिलती हैं वो फॉलो करनी है, वहाँ जाके उनको किस तरह से आसानी मिल सकती है, SOPs क्या है, कोविड के बाद की सूरत हाल क्या है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन तो अब वहाँ कोई नहीं है ना कोविड को लेके कि आप ज़ियारतों पे नहीं जा सकते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शन तो सभी ख़त्म है, मगर SOPs पे आपने अमल करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसमें देखें ना, इतनी बड़ी तादाद होती है, कोई भी वबा फूट सकती है आपके वहाँ पे कोई, तो इसलिए आपने खुद उस पर अमल करना है सख्ती से, खुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है, इसके साथ साथ बचाना है। और ये हमें बहुत सारा कुछ कोविड ने सिखा दिया है कि आपने किस तरह से एहतियात करनी है। तो इतने सारे रश में जब आप लोग जाएं तो ज़रूर आप लोगों ने एहतियात भी करनी है, मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बना लें, अपने साथ साथ आप दूसरे लोगों की भी हिफाजत कर सकते हैं। तो कुछ ज़रूरी मेडिसिन जो आपको लगता है वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो खैर से जाए, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उन नाज़मीन के लिए जो कि सफ़र हज के लिए जा रहे हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर हमें भी याद रखें, अल्लाह ताला आपका ये सफ़र मज़ीद आसान बनाए और खैर से हज करके तमाम लोग वापस आए। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को?
देखने वालों को मैसेज यही है कि जी जब भी ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें फिर यही मैं कहूँगा कि अपनी चीज़ों को प्रॉपर चेक करें, SOPs फॉलो ज़रूर करें और मुस्तनद ट्रैवल एजेंट का इंतखाब ज़रूर करें वो जाने से कहीं भी पहले, ताकि उन्हें सफरी मुश्किलात में आसानी हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप दूसरे मुल्क सफ़र करने जा रहे होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं, तो आपके लिए अगर मुस्तनद अच्छा ट्रैवल एजेंट जिसका आप इंतखाब करेंगे वो आपके लिए आसानियां पैदा कर सकता है, तो इसके लिए आप ज़रूर ट्रैवल 92 की खिदमत हासिल कर सकते हैं। नवी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं और सेगमेंट्स में सबसे पहले जी हमने क्योंकि सेगमेंट शुरू कर रखा है आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए, जिसमें आपको हेल्दी टिप्स देते हैं। योगा की आज कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद होंगी हमारी गेस्ट, जो कि आपको बताएंगी कि आपने कौन कौन सी टिप्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करना है हेल्दी रहने के लिए। तो अगला सेगमेंट है हमारा जी टुडेज हेल्दी टिप। सुलाफे की तरफ चलेंगे। जी सुलाफे, ओवर टू यू। जी है ना, आज हम बात करने वाले हैं फुल बॉडी योगा फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं योगा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। वैसे तो योगा आपके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एस्पेक्ट पर काम करता है, बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को एक पॉजिटिव जो आपकी एक स्टेटमेंट होगी वो दोहराएंगे अपने आप से। वो कहेंगे कि आई ग्रो विद एवरी चैलेंज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करना वो चैलेंज ही होती हैं। वेट लॉस उसमें से एक चैलेंज है। बहुत सारे लोग इतना घबरा रहे होते हैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगते हैं और मेरे पास आते हैं और वो घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल है। वेट लॉस मैं कहती हूँ सबसे आसान है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप पानी ठीक तरह से पी रहे हैं, अपना आपकी स्लीप साइकिल बहुत सही है और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट भी अपने आप को दे देते हैं या 45 मिनट्स अपने आप को दे देते हैं जो कि आपका मी टाइम होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। आपके लिए वेट लॉस मुश्किल नहीं होगा। अब बात करने वाले हैं एक्चुअली हम स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ वेट लॉस भी होगा इन एक्सरसाइज से। आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फ्लोर पर आना होगा। फ्लोर पर आने के लिए आप क्या करेंगे, आराम से आप बैठेंगे। जैसे ही आप फ्लोर पर आए तो पहली एक्सरसाइज जो हम स्ट्रेंथनिंग के लिए करने वाले हैं वो क्या होगी, कैट एंड काउ। वो क्या होगी कि आपने सीटेड कैट एंड काउ करना है। नॉर्मली लोग उसको मैट पर परफॉर्म करते हैं फ्लोर पर, लेकिन मैं आपको सीटेड बता रही हूँ। आपने इनहेल किया तो अपनी बैक को आर्च में लेकर आएंगे एंड एक्सेल। जैसे ही एक्सेल किया आपने अपने एब्डोमेन रीजन को इस तरीके से स्क्वीज कर दिया। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। बिल्कुल इस तरीके से आपने स्क्वीज़ किया। ये चीज़ आप दोहरा सकते हैं 12 से 15 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे 12 से 15 की रेप्स के साथ। अगर आप रेप्स आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप 30 सेकंड का देख लें कि 30 सेकंड्स के अंदर आप इसको कितनी दफ़ा दोहरा सकते हैं। 30 सेकंड्स के बाद आप कुछ देर रेस्ट लेंगे और उसके बाद दोबारा से आप इन एक्सरसाइजेस पर आ जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको बैलेंस भी देगी और साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथनिंग भी देगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी देगी। अब इस तरीके से क्या होगा, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ को रेज़ करने की। यानी इस तरीके से आपने अपने हाथों को पहले रेज़ करना है, उसके बाद बारी बारी आपने लेग्स को इस तरीके से रेज़ करने की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपको प्रैक्टिस सही से हो गई है तो आपने क्या करना है, एक हाथ इस तरह से रेज़ किया और ऑपोजिट लेग को रेज़ कर लिया। इसमें आप स्टे करेंगे कुछ देर के लिए। स्टे करने के बाद इसी तरीके से आप स्विच कर जाएंगे दूसरी साइड पे। आपने ये परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज आपको बैलेंस भी देगी, बैलेंस के साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आप करते जाएंगे। आपकी बॉडी स्पेशली जब आप फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। अक्सर लोगों को जो आर्थराइटिस या जॉइंट पेन होता रहता है तो वो आपको रिलीफ देना शुरू कर देगा बहुत सारी एक्सरसाइजेज में, जिसमें आप मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं या आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, हमारा जो बहुत ही स्टैंडर्ड एक पोज होता है, हमें उसको ब्रिज पोज बोलते हैं। ब्रिज पोज किस तरह से परफॉर्म करेंगे, अपनी लेग्स को आपने थोड़ा सा वाइड किया एंड लाई डाउन। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लोअर बॉडी को आपने लिफ्ट करना है, बट आप अपने हाथों को यहाँ रखना है या लॉक कर लें नीचे की साइड पे। इस तरीके से अपनी बॉडी को इस तरह से एक्सटेंड किया एंड डाउन, अगेन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलीज।
ये चीज़ आप दोहराएंगे तकरीबन 10 से 20 दफ़ा आप कर सकते हैं इसको। अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं कर रहे तो आप इसको आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज लगती है वो क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग के लिए आपने इनहेल करना है, हल्का सा इनहेल करने के बाद एक्सहेल किया, यहाँ पे वापस अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ आप में स्ट्रेंथनिंग भी आएगी। इसके अलावा जो आपकी फेवरेट एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग कहते हैं उनको कोबरा पोज पसंद है, आज हम उसकी वेरिएशन करेंगे किस तरीके से कि कोबरा के साथ साथ आप चाइल्ड्स पोज को हम मिक्स कर देंगे। वो किस तरह से होगा कि आप जैसे ही कोबरा में जाएंगे, यहाँ पर अपने शोल्डर्स के साथ अपने हाथ रखें, कोबरा एक्सटेंडेड में गए एंड यहाँ से आप चाइल्ड्स पोज में चले जाएंगे। अगेन आप कोबरा में जाएंगे, एक्सटेंडेड एंड चाइल्ड्स पोज। आप इन एक्सरसाइजेज को अगर परफॉर्म करते रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग दोनों आएंगे और साथ ही साथ आप फैट लॉस की तरफ भी जाएंगे। लास्ट इसमें एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, पिजन पोज, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। आप अगर बिगेनर हैं तो आप शुरू में अपनी लेग को सिर्फ यहाँ लाकर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज अगर आपको इस सब की आदत है, यानी आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो आपने इस तरीके से अपनी लेग को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ा, अपने हाथों को पीछे किया और इस पोजीशन में आप रहेंगे। अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपने अपनी बैक लेग को इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है और इस पोज में अगर आप रहते हैं 30 सेकंड्स तक और बिगेनर हैं तो 15 सेकंड से परफॉर्म करेंगे। आप इसको शुरू करेंगे परफॉर्म करना 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 2 से 3 दफ़ा आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। एक साइड पर आपने जैसे इसको परफॉर्म कर दिया, आप दूसरी साइड पर स्विच कर जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी टोनिंग भी होती जाएगी और जो लोग फैट लॉस चाहते हैं उनका वेट भी रिड्यूस होगा और फैट भी रिड्यूस होगा। बहुत सारे लोग वेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें मेजरमेंट्स देखनी चाहिए कि मेजरमेंट्स में हम कितना लूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आई होप कि आपको ये योगा पसंद आया होगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से आपको इस जर्नी के लिए भी इंशाल्लाह जी ज़रूर आपने जी अपना फीडबैक हमारे तक पहुंचाना है, ज़रूर इसको ट्राई भी करना है और बताना है कि जी जैसे कि सुलाफे ने हमें गाइड किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में हम आपके साथ मज़ीद भी टिप्स शेयर करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जान लेते हैं आज के भाव क्या है। ओपन मार्केट से हर रोज सब्जियों के रेट हम आपको बताते हैं ताकि आप घर बैठे डिसाइड कर सके कि आज आपने कौन सी सब्जी खरीदनी है। आज की रेट लिस्ट ओपन मार्केट की क्या है, हमारे रिपोर्टर उमर डार इस वक्त मार्केट में मौजूद है। उमर बताइए। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में जो है इजाफा हुआ है तो चंद सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी देखने में आई है। अगर बात की जाए सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों के आज के रेट्स की तो मटर 203 रुपये फ़ी किलो, इसके अलावा शिमला मिर्च 114, अरवी 104, बैंगन 93 रुपये फ़ी किलो, जबकि करेला 88 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है जो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जो इसका रेट है। इसके अलावा फूल गोभी 78 रुपये, भिंडी 62 रुपये, आलू 53 रुपये, प्याज 71 रुपये फ़ी किलो में जो है उसकी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक उसका रेट मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा टमाटर 65 रुपये, लहसुन देसी 140, जबकि लहसुन चाइना 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उसका निर्ख मुकर्रर किया गया है। अदरक जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो उसका जो है सरकारी निर्ख फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि मामूल के मुताबिक, हमेशा के मुताबिक जो सरकारी निर्ख हैं और ओपन मार्केट के रेट्स में काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। सरकारी सतह पे, इंतज़ामिया की सतह पे तो यहाँ पे कोई जो है एक्टिव नज़र नहीं आ रहा इस जो तजाज़ है कीमतों का उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो शहरी हैं वो अपने तौर पे ही जो है सब्ज़ी फरोशों से बार्गेनिंग करके कम से कम रेट पे सब्ज़ी ख़रीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो इंतज़ामिया है, ज़िला इंतज़ामिया है, वो जो सब्ज़ियों का सरकारी निर्ख और ओपन मार्केट के रेट्स में जो तजाज़ है उसको कम करे और सब्ज़ियों की कीमतों को
थैंक यू उमर, आपने सब्जियों की कीमतें बताई। मीट रेट्स है मेरे पास जन्नत शॉप पे, अगर आप जाएंगे बीफ यहाँ से आपको मिलेगा 749 रुपए किलो में। बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 935 रुपए किलो में। आज के मटन के रेट हैं जी 1793 और आपको मटन मिन्स मिलेगा यहाँ से 1898, तकरीबन 1900 रुपए किलो। अब जी चिकन के रेट क्या हैं जी? जिंदा मुर्गी सरकारी रेट जिसको कहा जाता है उसके मुताबिक 258 और इसका बना हुआ गोश्त 374। ऑल दो आपको डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट रेट ही मिलते हैं, लेकिन 374 रुपये रेट है आज का। एग रेट्स हैं रिटेल प्राइस 180 180 रुपये दर्जन। होलसेल पे अगर आप जाएंगे 2 रुपये की बचत के साथ 178 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। सो नाज़रीन, एग रेट्स भी आपके साथ शेयर कर दे। रेट लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। सो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।